जो पिछले कई समय से वहां पर एक आग लगी हुई थी बांग्लादेश के अंदर, जो स्थितियां खराब हो रखी हैं उसको दुरुस्त करने की दिशा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है वर्तमान की जो गवर्नमेंट रही वहां की, जिसमें शेख हसीना खुद हैं, वो उसमें फेल्योर उनका रहा। यही वजह है कि हमने देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा, आगजनी हो रही है, और अब तो स्थिति यह है कि सेना ने मोर्चा पूरा जो है वो इस वक्त संभाल लिया है। इस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार जो मांग कर रहे हैं, जो उनकी आरक्षण की मांग है, वो आग पूरी तरीके से बांग्लादेश में हावी हो चुकी है, जिसके कारण शेख हसीना को ये जो है देश छोड़ना पड़ा। हालांकि अभी वहां के सेना के जो चीफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ये था कि देश में शांति व्यवस्था को कायम रखिए, सेना पूरी तरीके से सेना के कंट्रोल में पूरा देश है। बांग्लादेश को बनाने में भारत की अहम भूमिका रही है। किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके 1971 में उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान को किस प्रकार से पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। और उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि बांग्लादेश में विकास को लेकर भी भारत कई तरह के प्रोजेक्ट वहां पर चला रहा है। समय समय पर आप देखेंगे कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जब आती है तो वो जब आती तो पीएम मोदी से जब बातचीत करती है तो हमेशा आप देखेंगे तीस्ता जैसे जो संधि जो है, कई तरह की संधियां जो हैं, उन संधियों को वहां पर आगे बढ़ाया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर साफ तौर पर पड़ोसी देश से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश की शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है। ढाका से वो अपनी बहन के साथ में कहां गई हैं, अभी तक ये सारी चीजें जो है लगातार बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला गर्माता हुआ दिख रहा है, और अब क्या कुछ परत दर परत खुलती आएगी, जहां पर पूरी कमान आर्मी अफसर ने ले रखी है और उन्होंने कहा है कि अब अंतरिम हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी प्रदर्शनकारियों से आग्रह उन्होंने किया है कि साफ तौर पर वो अभी शांति बनाए रखे, आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा और सारी तमाम तरीके की बातें होंगी। अब मांग क्या है वो आपको बता रहे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जो है लगातार आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश आगजनी का शिकार हुआ है। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है, और बीते रविवार को शेख हसीना का एक साफ तौर पर बयान जारी होता है। वो कहती हैं कि जो ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी कोई और नहीं बल्कि आतंकवादी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तुलना जो आतंकवादी से की है और देश का स्वार्थ ना बिगाड़ने की बात भी कही है। लेकिन इस वक्त उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जरा सोच करके देखिए कि इस समय बांग्लादेश का माहौल क्या होगा, जो साफ तौर पर जहां प्रदर्शनकारियों के तर्ज पर आगजनी का शिकार हो रहा है और दूसरी तरफ पीएम अपने पद से इस्तीफा दे देती है। अर्चना लगातार इस पर खबर पर बनी हुई है और हम सबको खबर दे रही है। अर्चना, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो अब चली गई है देश छोड़ करके। कहां तक सही है जब हम एक प्रधानमंत्री को ऐसी सिचुएशन पर भागते हुए देखें? देखिए आस्था, सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इस वक्त अगर खास तौर से बात कर ले बांग्लादेश की, तो वहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा विकराल हो चुकी है। अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि आखिरकार ये आगजनी हुई कैसे, आखिरकार मामला यहां तक कैसे पहुंच गया कि शेख हसीना जो कि 15 सालों से सत्ता में काबिज है और अब उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि देश छोड़कर अपनी बहन के साथ वो भाग गई। यहां पर बड़ी बात यह कि जुलाई से ही जब इस आरक्षण की मांग, यहाँ पे आरक्षण की मांग नहीं, यहां पर दरअसल कि 1971 में जब बांग्लादेश बना, तो उस बांग्लादेश को बनाने में जिनकी भूमिका रही है, जिनकी अहम भूमिका रही है, उनके परिवार वालों को आरक्षण मिलता रहा है। और अब ऐसे में छात्रों ने ये मांग की कि इस आरक्षण को खत्म किया जाए, लेकिन शेख हसीना ने साफ तौर पर यह कह दिया कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा और किसी भी सूरत में से खत्म नहीं किया जाएगा, हम उन्हें आरक्षण देंगे। और जिसके बाद ये मामला इतना ज्यादा उग्र हो गया, अभी तक कई लोग मारे जा चुके, जैसा कि आपने बताया कि 300 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं। अब बड़ी बात ये देखिए कि इसलिए ज्यादा यहाँ पर हिंसा उग्र रूप ले रही है क्योंकि छात्रों पर गोली चलाया गया है, और छात्रों पर गोली चलाना आप देखेंगे कि कई सरकारें गिर गई हैं। मिलिट्री फोर्स जो है सड़कों पर उतर आई है और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का काम करे। मैंने अपने शुरुआती दौर में भी कहा कि बीते दिन जो शेख हसीना का बयान जारी हुआ था उसमें वो ये बात कहती हुई आ रही है, जो प्रदर्शनकारी है ये और कोई नहीं बल्कि आतंकवादी है, वो अपनी ही आवाम को आतंकवादी से तुलना कर रही है। और बिल्कुल अब देखिए यही ये वजह है कि अब सेना ने फिलहाल वहां पर सेना इस वक्त मीटिंग कर रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को वहां पर बुलाया गया है, उनसे सलाह मशवरा की रही है, अंतरिम सरकार वहां पर बनाने की तैयारी चल रही है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि साफ तौर पर वहां पर देखिए विरोध की स्वर क्यों तेज हुए और परिस्थितियां यहां तक क्यों आ गई कि शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनके अपने भी कुछ हैं जो विरोध में आ गए थे, जो पूर्व सेना के जो अधिकारी रहे, अफसर रहे, वो भी उनके विरोध में आ गए थे, जिसकी वजह से बिल्कुल। लेकिन अर्चना, सवाल ये है कि जो मुद्दा 1971 का था, 1971 के बाद जब देश आजाद हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश, 1972 में ये नियम बनाया गया कि 30% जो आरक्षण है वो जो सेना है, सेना के वंशजों को दिया जाएगा। 2018 में इसका संशोधन होता है, लेकिन अब ये मुद्दा फिर से क्यों गर्माता है? क्या वजह
वजह रही कि इस तरह प्रदर्शनकारियों को, मतलब कि लोगों को, छात्र छात्राओं को सड़कों पर उतरना पड़ गया? आस्था, यहाँ पे बड़ी चीज समझने की चीज ये है कि रिजर्वेशन, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है ना कि कई कई सरकारें इसमें चलती हैं। कई कई चीजों आपने अपने देश में देखा होगा, जब मंडल कमीशन को लागू किया गया था तो किस प्रकार से देश में बड़ी संख्या में जो छात्र है यहाँ पर की सड़कों पर उतरे थे, आगजनी हुई थी। तो आरक्षण का मुद्दा जहां पर भी आता है ना, वहां पर इसी तरह से स्थितियां जो है वो आगजनी जैसी हो जाती हैं। और यहाँ पर ये जैसा आपने जिक्र किया कि आखिरकार परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी, तो यहाँ पर क्योंकि शेख हसीना एक देश की वो अध्यक्ष है, यानी कि उस देश को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर शेख हसीना ने कह सकती है कि विवेक का इस्तेमाल उस प्रकार से नहीं किया जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए था। क्योंकि अभी आप तस्वीर वहां पर देख रही होंगी कि पीएम आवास में वहां पर लोग घुसे हुए हैं, पीएम आवास से प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। आपको याद होगा म्यांमार में हालांकि आरक्षण का मुद्दा तो नहीं था, लेकिन आपने म्यांमार में देखा हो किस प्रकार से तख्ता पलट हुआ था। तो म्यांमार में भी किस प्रकार से वहां की राष्ट्रपति को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद वहां पर सेना ने वहां पर अधिकार कर लिया। ऐसे में शेख हसीना के लिए सबसे सेफ जोन ये बना कि पहले तो आप इन्हें बाहर किया जाए और उसके बाद परिस्थितियों को सेना ने संभाला। वहां पर बातचीत चल रही है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही बेहतरीन रहे। बीते दिने हुई जो शेख हसीना है वो भारत के दौरे पर आई थी, उन्होंने मुलाकात किया था। सवाल तो यही है ना कि अगर भारत इस वक्त उनकी मदद करता है तो भारत को किस दृष्टिकोण से दुनिया में देखा जाएगा? देखिए, भारत हमेशा से आप देखेंगी तो हमेशा निष्पक्ष होकर चलता है, हमेशा एक ऐसा स्टैंड लेता है कि ना तो इधर का ना तो उधर का, हमेशा बैलेंस बनाकर चलता है। आपने भारत के संतुलन को रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा, इजराइल और हमास के आपने उसमें देखा होगा कि जो भारत है हमेशा ही संतुलन बनाकर चलता है और परिस्थितियों को भांपते हुए ही जो भारत की डिप्लोमेसी है, भारत की डिप्लोमेसी इसीलिए बहुत ही ज्यादा विश्वविख्यात भी है और इसी ज्यादा प्रसिद्ध भी है कि भारत की डिप्लोमेसी पहले ये होती है कि राष्ट्र सर्वोपरि, और जहां पर देखिए डिप्लोमेसी यही कहती है कि राष्ट्र हित जहां पर है वहीं पर आपकी डिप्लोमेसी काम आनी चाहिए। लेकिन इस बीच हमें वो मुद्दा भी नहीं भूलना चाहिए था कि जब एक मदद की वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई थी। बिल्कुल, राजीव गांधी का आप बात कर रही हैं तो वो लिट्टे का पूरा मामला था, किस प्रकार से सेना को वहां पर भेजा गया और किस प्रकार से पूरी वारदात हुई है, वो तो पूरा मामला अगर देखेंगे तो उस मामले को इस मामले से जोड़ना शायद यहाँ पर ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात कर ले तो बांग्लादेश को बनाने में ही भारत की अहम भूमिका रही है। किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके 1971 में उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान को किस प्रकार से पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। और उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि बांग्लादेश में विकास को लेकर भी भारत कई तरह के प्रोजेक्ट वहां पर चला रहा है। समय समय पर आप देखेंगी कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जब आती हैं तो वो जब आती तो पीएम मोदी से जब बातचीत करती हैं तो हमेशा आप देखेंगे तीस्ता जैसे जो जल संधि जो है, कई तरह की संधियां जो हैं उन संधियों को वहां पर आगे बढ़ाया जाता है। तो भारत हमेशा मदद के लिए ऐसे मुद्दे रहे जिसमें शेख हसीना काफी वायरल रही है। बलात्कारियों के मुद्दों पर भी देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने जो नए नए कानून बनाए, काफी वो इन सारी चीजों में वायरल हुई। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यही है अर्चना जी कि जब ये बड़ा मुद्दा होता है तो ऐसे देश छोड़ना कहाँ तक सही? और देखिए आस्था, यहाँ पर परिस्थितियों को भांपना, आपने श्रीलंका में देखा होगा कि श्रीलंका में जब आर्थिक संकट आया था तो किस प्रकार से जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री, वो देश छोड़कर भागे पहले कि पहले जान बचाओ। तो यहाँ पर पहली स्थिति यही होती है कि स्थितियों को भांपते हुए पहले जो उस देश का जो अध्यक्ष होता है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए उनको भागना पड़ा, परिस्थिति से ऐसी थी क्योंकि पीएम आवास से प्रदर्शनकारी घुस गए और उनकी जान को बिल्कुल खतरा था। क्योंकि आपने इनके पिता को, अगर आप शेख हसीना के पिता की एक पूरी विरासत को देखेंगी, उनके पिता की कहानी को पढ़ेंगी तो फिर आपको पता होगा कि आखिरकार किस प्रकार से ये जो पूरा परिवार रहा है, किस प्रकार से शेख हसीना जो बचपन में जब उनके पिता के साथ इतनी सारी वारदात हुई थी तो शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी बल्कि वो अलग जगह पर थी, कहीं उनको रखा गया था। फिर वो उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश लौटी और उसके बाद वो 15 साल से सत्ता पर काबिज है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार यहाँ तक परिस्थिति बिगड़ने का कारण क्या है? क्या बांग्लादेश में शेख हसीना परिस्थितियों को भांप नहीं पाई, विवेक के साथ वो फैसले नहीं ले पाई, और जिसका ये परिणाम है कि आज बांग्लादेश जो है वो इस वक्त जो है कि बिल्कुल विरोध की आग में जल रहा है। बिल्कुल विरोध की आग में जल रहा है। आपने साफ तौर पर अर्चना को सुना और किस तरीके से आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो बनती सरकार को भी गिरा सकता है और बनी बनी सरकार को भी ढा सकता है। उसका साफ तौर पर उदाहरण इस वक्त बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। हेमंत जी, आप भी लगातार इन सारी चीजों की जानकारी देख रहे हैं, पूरी तरीके से गहन चर्चा इस पर हुई है। क्या लग रहा है कि जो ये देश छोड़ा है शेख हसीना ने, कितना भारी पड़ सकता है, और अगर भारत इसकी मदद करता है तो भारत के लिए दृष्टिकोण क्या होगा? देखिए, ये डिप्लोमेटिक तरीके से अगर इसको समझें तो वो साफ तौर पर हमने देखा है, शेख हसीना से पहले भी कई जो हमारे कार्यक्रम हुए उसमें शेख हसीना पहुंची, बांग्लादेश से हमारे बेहतर संबंध है। उस लिहाज से अगर देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो जाहिर सी बात है कि डिप्लोमेटिक फ़ायदा जो है वो भारत को मिलेगा अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। लेकिन ये जो पिछले कई समय से वहाँ पर एक
आग लगी हुई थी बांग्लादेश के अंदर, जो स्थितियां खराब हो रखी हैं उसको दुरुस्त करने की दिशा में कहीं ना कहीं मुझे लगता है वर्तमान की जो गवर्नमेंट रही वहाँ की, जिसमें शेख हसीना खुद हैं, वो उसमें फेल्योर उनका रहा। यही वजह है कि हमने देखा कि किस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा, आगजनी हो रही है, और अब तो स्थिति यह है कि सेना ने मोर्चा पूरा जो है वो इस वक्त संभाल लिया है। आरक्षण को लेकर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो आरक्षण का मसला है वो पिछले कई समय से चला आ रहा था, जिसको दुरुस्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए, लेकिन उसके खिलाफ खुद सरकार अगर खड़ी हो जाए तो फिर छात्रों ने जो आप अपनी एक भड़ास है वो निकालनी जब शुरू की, तो फिर अपोजिशन को भी मौका एक बार मिल जाता है कि स्थितियां कैसी करनी है, राजनीतिक जो स्थितियां बनती हैं उसमें कितना फायदा लेना है, ऐसे मौकों पर लेने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अभी तक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जैसे आपने कहा कि दिल्ली आ सकती हैं शेख हसीना, ऐसी भी स्थिति है। ये भी एक इनपुट निकलकर सामने आ रहा है कि वो दिल्ली के रास्ते लंदन जाएंगे। जाहिर सी बात है, हमने कई ऐसे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को देखा है, चाहे पाकिस्तान के नवाज शरीफ का जिक्र कर लें या फिर बांग्लादेश के कई बड़े नेताओं का जिक्र कर लिया जाए, राष्ट्राध्यक्षों का जिक्र कर लिया जाए, अमूमन उनका सेफ जोन जो है वो लंदन ही है। और यही वजह है कि मेरा जो अपना ओपिनियन है, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो दिल्ली के रास्ते लंदन में इस वक्त इन सारी चीजों में अगर देखा जाए, जो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है कि पहले 1972 में जिस तरीके से रिजर्वेशन मतलब आरक्षण जो है सेनानियों को दिया गया था 30%, अब उच्च न्यायालय ने जब इसमें अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ उसको जो है बांट दिया गया कि 10-10% जो है महिलाओं को मिल जाएगा, जो पिछड़ी महिलाएं हैं। ये सारी चीजें जब बटी तो फिर अब क्यों इन सारी चीजों को लेकर के जो बवाल खड़ा हुआ, क्योंकि छात्र की मांग हो गई कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जो आप रिजर्वेशन सेनानियों को दे रहे थे वो आपको देनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो सरकार का और जनता के बीच जो सामंजस्य होता है उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो नहीं उसको सेट कर पाई, नहीं उसको समझा पाई, और यही वजह है कि उस मुद्दे का, यानी कि एक तरफ न्यायालय की ओर से चीज़ें निकलकर सामने आई, उसके बावजूद भी जो उन्होंने चीज़ें अपनी दुरुस्त करने का प्रयास किया उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि स्थितियाँ वो छात्रों के अनुकूल नहीं कर पाई। यही वजह है कि सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। हमने श्रीलंका का वो दौर देखा था कि श्रीलंका में किस तरीके से पहुंच गए थे वहां पर, और आगजनी और वहां पर तोड़फोड़ की कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वहां पर भी तख्ता पलट हुआ। अमूमन मैं ये इस वक्त देख पा रहा हूं कि हिंदुस्तान के आसपास एशिया देशों में और खुद पड़ोसी मुल्कों का अगर जिक्र करें, 3 देशों की अगर हम बात करें, चाहे उसमें बांग्लादेश की अभी ताज़ी जानकारी है, पाकिस्तान में तख्ता पलट किस तरीके से हुआ जैसा कि हमने देखा, और उसके बाद अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ये कहीं ना कहीं अपनी सरकार को चलाने में जो मैकेनिज्म जो होता है उसका एक बड़ा फेल्योर है। लेकिन आरक्षण जो जिक्र आप कर रहे हैं, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिससे बांग्लादेश बना, और उसी के चलते आज भी वही स्थिति, वो जो बीज है वो आज भी कहीं ना कहीं परेशान करता है। यही वजह है कि उनको तख्ता पलट वाली नौबत वहां पर आ गई। बिल्कुल, आरक्षण के जरिए वो देश बनता है, और आरक्षण के जरिए देश किस तरीके से तितिर बितिर हो रहा है वो साफ तौर पर बना हुआ है। वैभव जी, आप भी लगातार इन सारी चीजों पर जानकारी ले रहे, पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों ने जो है रजा कला के नाम से जो है शेख हसीना को पूरी तरीके से नाम दे दिया है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, शेख हसीना एकमात्र पूरे विश्व की एक ऐसी नेता है जिसने 20 साल तक किसी देश पर राज किया है। जी हाँ, 20 साल तक शासन करने वाली शेख हसीना एक ऐसी वर्ल्ड लीडर है। और देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में उबाल है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार चटगांव ढाका जो रोड है उस पर प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से हुजूम लगाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए शेख हसीना ने ये साफ कर दिया है कि आपकी नाराजगी हमसे है। उन्होंने देश छोड़ दिया, उसके बाद वो भारत आकर यहाँ से लंदन जाने का भी उनके सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि वो लंदन जाएंगी। हो सकता है कि वो भारत में कुछ देर रुके भी। हालांकि शेख हसीना ने एक देश छोड़ने से पहले एक संदेश हर बांग्लादेशियों के लिए छोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था कि एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और देश के नाम, लेकिन वो हालांकि जल्दी जल्दी में ऐसा नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी लगातार जो मांग कर रहे हैं, जो उनकी आरक्षण की मांग है, वो आग पूरी तरीके से बांग्लादेश में हावी हो चुकी है, जिसके कारण शेख हसीना को ये जो है देश छोड़ना पड़ा। हालांकि अभी वहां के सेना के जो चीफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ये था कि देश में शांति व्यवस्था को कायम रखिए, सेना पूरी तरीके से सेना के कंट्रोल में पूरा देश है, और देश में ऐसी कुछ भी गतिविधि ना करे जिससे सामाजिक हिंसा फैली जाए। खबरें ठीक है, लगातार अब चीजें क्या लग रहा है कि क्या वाकई शेख हसीना जो है दिल्ली आ सकती है?
देखिए, बिल्कुल दिल्ली आने का तो अभी सूत्रों के हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं है। अगरतला जाना था उन्हें, अगरतला से उसके बाद वो लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। तो जिस तरीके से सेना की कमान आने के बाद, देखिए ऐसा पहली बार नहीं है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं या जो प्रधान सेवक हैं उनके ऊपर अटैक्स वगैरह नहीं हुए, वो मुश्किल में नहीं आए। मुजीबुर रहमान 1971 में भी पाकिस्तान की सेना ने उन्हें घेर लिया था, उस समय भी भारतीय सेना ने उन्हें बचाया था। यही हाल 15 अगस्त 1975 को हुआ था। रॉ के एक इनपुट के अनुसार मुजीबुर रहमान को इत्तलाक किया गया था कि आपको खतरा है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी कि सब हमारे भाई हैं, बांग्ला बंधु जिस तरीके से वो फॉलो करते थे कि सब हमारे भाई हैं, भाईचारे को फॉलो करते थे, उन्होंने इसको नजरअंदाज किया और यही उनकी हत्या का सबसे बड़ा कारण बना। लगातार उनके आवास में घेर कर 15 अगस्त 1975 में उनकी हत्या कर दी गई। उसी के बाद कड़ी मेहनत के राजनीतिक उथल पुथल के बाद शेख हसीना वापस 1996 में सत्ता में आई। तो जिस तरीके से उनके पिता ने जो है उस टाइम मतलब सत्ता छोड़ी थी, उस समय उनकी हत्या हुई थी। तो सूत्र ये भी कहते हैं कि शेख हसीना और शेख रेहाना, दो बहनें उस समय जर्मनी में घूमने गई थी। अगर वो बांग्लादेश में होती तो शायद उनकी भी हत्या हो जाती। यही वजह थी कि वो जर्मनी में रहने के कारण उनकी जान बची और 1996 में शेख हसीना ने बांग्लादेश की बागडोर संभाली। लेकिन कैसे दिख रहा है कि 20 साल जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, सत्ता की कमान संभाली है और जब देश पर मुश्किल आन पड़ी तो इस तरीके से रफू चक्कर हो जाना। देखिए, बिल्कुल ये बात तो सही है। अगर आपके देश में अगर आप इतने साल तक राज कर रहे हो और आपको देश से अगर प्यार है तो देश की हर समस्या को भी आपको निदान करना होगा। ये नहीं कि आप देश छोड़कर चले गए। हालांकि जिस तरीके से जनता में उबाल था शेख हसीना के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको जाना भी पड़ता, क्योंकि आपने बीते दिनों श्रीलंका में देखा होगा किस तरीके से वहां पर राष्ट्रपति के घर में घुसकर उपद्रवकारियों ने जो है तोड़फोड़ की थी। सेम हाल यहीं पे है। ढाका के सरकारी आवास प्रधानमंत्री कार्यालय में पब्लिक घुस गई है और जिस तरीके से तोड़फोड़ कर रही है, तो पब्लिक का जो गुस्सा है वो साफ है, वो जाहिर है। वो शेख हसीना का इस्तीफा चाहते हैं और बिल्कुल ये हुआ भी। शेख हसीना इस्तीफा दिया और देश छोड़कर चली गई। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से शेख हसीना को लेकर के तमाम चीजें जो है निकल करके सामने आ रही है कि अब क्या होगा, कहां वो जाएंगी, भारत आएंगी या कहां पर उनका जाने का हो सकता है, कौन से बॉर्डर को वो पार करेंगी, क्योंकि सारे बॉर्डर भी सील कर दिए गए। ऐसी तमाम जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से चल रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आरक्षण एक बड़े पैमाने पर मुद्दा बनता चला गया और वो मुद्दा इस तरीके से कि बांग्लादेश को 300 की जाने के साथ साथ पूरी तरीके से आगजनी में झोंक करके रख दिया है। और जब उस पर बांग्लादेश पर विपत्ति आई तो 20 साल से सत्ता पर राज करने वाली शेख हसीना देश छोड़ करके फरार हो जाती है। जूही, किस तरीके से आप देख रहे हो इन सारी चीजों को लेकर के, क्या कुछ अभी तक अपडेट आ पाई? अभी देखा जाए तो जिस तरह से आवाज़ को घेरा गया और फिर इसके बाद खबर आती है थोड़ी देर बाद कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वहीं ढाका छोड़ करके भी निकल गई है। देखा जाए तो लगातार आगजनी हो रही थी, कई थाने भी जला दिए गए हैं, कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस तरह का पूरा जो घटनाक्रम बना है वहाँ पर। तो देखिए अब क्या कुछ आगे की रणनीति होगी और ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मुद्दा था आरक्षण का वो मुद्दा जो 1972 में लागू हुआ। लेकिन वो जब 1972 में भारतीय सेनानियों को यानी कि उनके वंशजों को 30% देने की बात आई थी, तो उसके बाद 2018 में इसमें संशोधन हुआ। 2018 में संशोधन होने के बाद चीजें वो कायदे से तरीके से चल रही थी, लेकिन फिर से इसकी मांग उच्च न्यायालय तक पहुंची और उच्च न्यायालय में इस बात को लेकर के हो गई कि जिस तरीके से 56% जो आपने अलग किया और उसमें जो पिछड़ी महिलाओं को और दिव्यांगजनों को देने की बात कर दी, ये सारी चीजें हुई। तो इसमें छात्रों का कहना है कि जो योग्यता अनुसार है, जो योग्य है उस परीक्षा को देने के लिए आरक्षण अगर देना है तो साफ तौर पर आपको उनको ही देना होगा, ये मुद्दा था। लेकिन इसको लेकर के जिस तरीके से न्यायपालिका के द्वारा भी इन सारी चीजों पर रोक लगा दी गई थी, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही शेख हसीना, उनकी सरकार ने भी जो है पूरी तरीके से धावा जो है प्रदर्शनकारियों को गलत बताया और साफ तौर पर कहा कि आपका जो विरोध है वो पूरी तरीके से गलत है, जिसके बाद से मामला इतना उग्र हो गया कि प्रदर्शनकारियों ने, वहां की आवाम ने जो है साफ तौर पर शेख हसीना को रजाकार घोषित कर दिया। रजाकार अगर कहा जाए तो बांग्लादेशी भाषा में वो कहा जाता है जहां पर पूरी तरीके से अगर कोई आजादी के समय, जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उस समय जिसने विश्वघात किया बांग्लादेश के साथ, उन लोगों को इस नाम की उपाधि दी गई थी। तो वही उपाधि, वही वो नाम जो है इस वक्त शेख हसीना को बांग्लादेश में दे दिया गया है, वहां के लोगों ने दे दिया है। अब शेख हसीना कहां जाएंगी, क्या करेंगी, ये तमाम बड़े मुद्दे बने हुए हैं। अब किस तरीके से बांग्लादेश में जो तितर बितर हुई है, जो
उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, इतने लोगों की जानें जा रही हैं, उसको किस तरीके से शांत किया जाएगा और कैसे बांग्लादेश में जो ये लगी आग है वो शांत होगी, ये देखने वाला विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य भी वहीं से बन करके उभरेगा और बहुत सी सारी चीजें हैं जो अभी आगे निकल करके सामने आएंगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।